हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र अर्थात मादा का जनन अंग, जिससे हम आप सभी पैदा हुए हैं, अर्थात जिस मार्ग के द्वारा हम सभी ने जन्म लिया है, इस पृथ्वी पर विराजमान हुए हैं। और आज उसी को हम पढ़ने वाले हैं, हमारा मादा जनन तंत्र। ठीक है, यह मतलब क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी, क्योंकि माँ जन्म तंत्र जरूर आता है। 10 से 12 नंबर लगभग, मतलब 10 नंबर का तो आ ही जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा मादा जनन तंत्र अर्थात गर्भाशय। नॉर्मल से समझ के यार ये गर्भाशय, वैसे जो हमारा ना ये होता है, मतलब साधारण बोलचाल की भाषा होती है, जैसे गाँव देहात हुए तो यहाँ पर जो या फिर कहीं से भी हो ना, तो जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय कोख कहा जाता है। नहीं कहा जाता है कि आपने किस कोख से पैदा लिया है। तो कोख का अर्थ कुछ नहीं होता है, कोख का अर्थ जो होता है ना, गर्भाशय होता है। और कोख का अर्थ मतलब नहीं कहा जाता है, जो कोख होता है, कोख का अर्थ किसी को लेना होता है, किसी चीज को। तो गर्भाशय में बच्चे को लिया ही जाता है, उसका पालन पोषण ही होता है। तो वहां पर क्या होता है, जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय का ही कोख कहा जाता है। तो जो कोख है, कोख को आप सभी जानते होंगे। और इसके साथ ये भी जानिएगा कि जो यूट्रस या फिर गर्भाशय, ठीक, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज हमारा मादा जनन तंत्र। ठीक, मादा जनन तंत्र। इसमें देखिए, आप देख रहे हो कि ये जो मादा जनन तंत्र है ना, मादा जनन तंत्र के कई प्रकार पाए जाते हैं। मतलब इसके जो मादा जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे कि पूरा हमारा बॉडी होता है, तो हमारा जो बॉडी होता है ना, ये हमारे आँख, कान, नाक, गली सबसे मिलकर बना होता है, पैर और सबसे। वैसे ही जो हमारा जनन तंत्र होता है, जो मादा जनन तंत्र अर्थात जो हमारा गर्भाशय होता है, ये भी बहुत से अंगों से मिलकर बना होता है। इसमें जो इसका पहला ये पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं अंडाशय। ठीक, ये जो ना एक थैलीनुमा संरचना दिखाई देती है, इसे हम कहते हैं अंडाशय। ठीक, ये हमारा क्या होता है, अंडाशय। इसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय। इसका जो सेकेंड पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं फिलोपियन नलिका, जो मतलब नली के समान संरचना आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये जो नली के समान संरचना है, इस नली को हम कहते हैं फिलोपियन नलिका। ठीक, अभी इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी कि आखिर इस नलिका क्या कार्य होता है। वैसे देख लीजिए नॉर्मल। ठीक, देखिए पहला जो हमारा पार्ट क्या होता है, हमारा अंडाशय। तो याद रखिएगा कि जो हमारा अंडाशय होता है ना, ये मादा जनन तंत्र का मेन अंग होता है, जिससे जो बच्चे का जन्म होता है। मतलब बच्चे का जन्म स्थल, या फिर जो बच्चे, जैसे जो आप छोटे जीव देखे होंगे, जैसे कि मुर्गी उर्गी हुआ, तो मुर्गी में अंडा होता है ना, अंडे से बच्चे का जन्म होता है। वैसे ही जो हम सभी का जन्म हुआ है ना, इस अंडे के तहत ही हुआ है। ये जो अंडाशय की झिल्ली होती है, अंडाशय में बहुत सारे अंड पाए जाते हैं, जिस अंड से हम लोग का जन्म हुआ था। तो क्या होती है, इसमें अंड पाया जाता है, इसलिए इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, अंडाशय। और आप जानते हो कि जो आशय होता है, ठीक, यहाँ पर आप अगर अंडाशय को दो भागों में तोड़ोगे ना, तो अंडाशय का अर्थ हुआ अंड धन आशय। क्या, अंड धन आशय। अंड धन आशय, अंड मतलब क्या होता है, हमारा अंडा होता है। और जो हमारा आशय होता है, आशय का अर्थ क्या होता है, घर होता है। ठीक, आशय का अर्थ क्या होता है, घर है। तो अर्थात जो अंडा जिस घर में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अगर आप ना मतलब कॉपी लिखते समय अगर लिख दोगे ना कि अंडाशय का अर्थ ये होता है, तब भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसको आप पूरा डिफाइन करते हैं, उसमें कुछ रह ही नहीं गया है। तो क्या होता है, हमारा अंडाशय होता है। ठीक, इस अंडाशय में हमारे क्या पाए जाते हैं, अंड पाए जाते हैं। इसके साथ ये भी देखिए, ये जो हमारा अंडाशय होता है ना, ये लगभग 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, मतलब 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक, इस पॉइंट को देखिएगा कि जो हमारा अंडाशय होता है, अंडाशय 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। लिख लीजिए, अंडाशय जो होता है ये 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके साथ अंडाशय जो होता है, ये लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 2 सेंटीमीटर का होता है, चौड़ा होता है। दो से इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है, इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होती है। और बात करें इसकी मोटाई, तो याद रखिएगा जो इसकी मोटाई होती है लगभग 0.8 सेंटीमीटर होती है। ठीक, इसकी जो मोटाई होती है, अंडाशय देखिए, इसकी मोटाई कितनी होती है, 0.8 सेंटीमीटर होती है। तो अंडाशय के इस बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा कि अंडाशय में दो हमारी ग्रंथियां पाई जाती है। आपने नाम सुना होगा, एस्ट्रोजन। नहीं पूछा जाता है कि बताइए कि जो मादा जनन अंग होता है, मादा जनन नहीं कहा जाता है कि जो मादा होती है, मादा का द्वितीयक लिंग लक्षण पाए जाने वाले किस ग्रंथि का निर्माण होता है। तो आप जानते हो कि एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। तो अंडाशय में हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो नाम की ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक, इसमें 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें जो हमारा पहला ग्रंथि होती है, पहले ग्रंथि को कहते हैं हम क्या, एस्ट्रोजन। ठीक, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। जो हमारी सेकेंड ग्रंथि होती है, सेकेंड ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। इसका कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन।
प्रोजेस्टेरॉन। तो याद रहेगा कि इसमें बस 4-5 पॉइंट याद रखेगा कि जो हमारा अंडाशय होता है ना, अंडाशय लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, लगभग 2.8 सेंटीमीटर का होता है, ये मोटा होता है। इसके साथ इसमें 2 ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें जो हमारी पहली ग्रंथि होती है, पहले ग्रंथि को हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, और जो हमारी सेकंड ग्रंथि होती है, सेकंड ग्रंथि को एस्ट्रोजन कहते हैं। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन का कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं। इसके अलावा इसमें अंड का परिवर्ध होता है, मतलब अंड का रोपण होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, अंडाशय होता है, अर्थात इसमें अंडा पाया जाता है, जो मादा जनन तंत्र का मेन पार्ट होता है। इसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं फिलोपियन नलिका। ये जो पार्ट है इधर जगह नहीं है, जिसमें बस अंडाशय को आपने देख लिया। ठीक, इसे हम कहते हैं फिलोपियन नलिका। इसे हम क्या कहते हैं, फिलोपियन नलिका। ये हमारी क्या दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होती है, हमारी फिलोपियन नलिका। फिलोपियन क्या होती है, नलिका, फिलोपियन नलिका। इसे हम क्या कहते हैं, फिलोपियन नलिका। अब आप यहाँ पर देखिए, इसके नाम से यह स्पष्ट है कि नलिका का है, तो ये नली है। तो जो हमारी फिलिपन नलिका होती है ना, एक क्या होती है, ये एक नली होती है। जो हमारी फिलोपियन नलिका होती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होती है, ये एक नली होती है। जो मादा में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है ना, पहला पॉइंट याद रहेगा कि जो मादा में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है ना, इसी से फिलोपियन नलिका में संपन्न होती है। और ये ऑब्जेक्टिव है, पूछा जाता है कि आप बताइए ना कि जो मानव निषेचन होता है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न हुई होती है, तो कहिएगा जो मानव जनन तंत्र होता है ना, मानव जनन तंत्र, उसमें जो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ये हमारे होती है कहाँ, फिलोपियन नलिका में। तो पहला पॉइंट याद रहेगा कि इसमें क्या होती है, हमारी निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि आप बताइए कि निषेचन की क्रिया कहते किसे हैं। पॉइंट तो बन रहा है ना कि बताइए कि निषेचन की प्रक्रिया कहते किसे है, तो कहिएगा ना कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। आपसे कोई पूछेगा बताइए कि निषेचन किससे क्या आ जाता है, तो कहिएगा कि जो शुक्राणु होता है और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु के संयोग की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। अब बात करते हैं कि यहाँ पर शुक्राणु क्या है और अंडाणु क्या है। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा अंडाणु है ना, अंडाणु यही है जो माँ जनन तंत्र का मेन पार्ट होता है, जिससे बच्चे का जन्म होता है। और जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का होता है हमारा नर जनन तंत्र अंग होता है, मतलब उसका वो मेन पार्ट का होता है शुक्राणु। जब हमारा शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो वहाँ पर हमारा निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसमें पहला पॉइंट याद रखा कि इसमें निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। इसके अलावा क्या होती है, एक नली के समान संरचना होती है। इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि यह एक नली के आकार की संरचना होती है, यह एक नली के आकार की संरचना होती है। इसमें याद रखेगा कि जो मतलब ना, जो हमारा अंडा होता है या फिर अंडाणु होता है, ठीक, अंडाणु जब हमारे अंडाशय से निकलता है, मान लीजिए कि यहाँ से अंडाणु निकल रहा है, ठीक, यहाँ से अंडाणु निकल रहा है, तो इसी में ना आएगा। तो याद रखेगा कि जो अंडाणु होता है ना, अंडाणु निषेचन के समय या फिर जो हमारा रजोधर्म होता है ना, महिलाओं में होता है रजोधर्म, तो उस समय जो अंडाणु निकलता है ना, तो इसी नलिका के द्वारा हमारा कहाँ आता है, गर्भाशय में आता है। तो याद रखेगा कि यह अंडाणु के विचलन का मार्ग होता है, मतलब अंडाणु का अंडाशय और गर्भाशय में आने के बीच का एक होता है, मार्ग होता है, ठीक, मार्ग होता है। और याद रखेगा कि जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, चूंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, ये हमारे फिलोपियन नलिका में संपन्न हो रही है। जब ये हमारे फिलोपियन नलिका में संपन्न हो रही है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा अंडाणु आया हुआ है, ठीक, यहाँ से अंडाणु निकला और यहाँ पर आया हुआ, और जो हमारा शुक्राणु हुआ, शुक्राणु आकर यहीं पर मिल गया। अब यहीं पर अंडाणु और शुक्राणु मिल गए, अर्थात यहीं पर हमारे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई। तब यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई, अगर बच्चे का जो रोपण होता है, अगर गर्भाशय में होता है और पूरे गर्भाशय में हो रहा है, बस गर्भाशय में बच्चे को कुछ खाना पानी दाना गानी मिल रहा है, जिससे कि वह जी रहा है और 9 महीने के बाद मादा के शरीर से बाहर निकल जा रहा है, तो जब यहाँ पे निकल रहा है तो यहाँ पर तो नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये केवल नली होती तो इसमें पोषण कुछ रहता ही नहीं, पोषण के लिए नहीं रहता ना। एक सिंपल नली होती है, जैसे कि मान लीजिए कि जिससे पानी चला जाता है, सिंपल नली है, ठीक, अब उसमें कुछ है ही नहीं, तो बच्चा बस जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई तो वहाँ पर उसे कुछ मिला ही नहीं, और इसमें यहाँ से यहाँ तक आने में काफ़ी दिन लगते हैं, तो वहाँ पर कुछ जीने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो याद रखिएगा कि जब तक जो अंडाणु और शुक्राणु का मिले हुआ जो हमारा भ्रूण होता है, क्योंकि आप जानते हो कि जब हमारा अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, उस निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है, जब निषेचन का विकास होता है तो वहाँ पर हमारा भ्रूण का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि जब तक जो हमारा भ्रूण होता है, जब तक ये गर्भाशय में नहीं पहुँचता है, तब तक इसका जो पालन पोषण होता है, अर्थात जो इसके पोषण देने की प्रक्रिया होती है, ये हमारे गर्भाशय में ही मतलब फिलोपियन नलिका में क्या होती है, संपन्न होती है। तो इसका चौथा पॉइंट याद रखेगा कि क्या होता है, तो यहाँ पर भ्रूण का भी पोषण होता है, भ्रूण का भी यहाँ पे पोषण होता है, ठीक, ये क्या होता है, ये भ्रूण का भी क्या होता है, पोषण होता है, भ्रूण का पोषण होता है जब तक कि वह गर्भाशय में न पहुँच जाए। ये हमारा सेकेंड पॉइंट का था, हमारा फिलोपियन नलिका। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है कौन सा, ये
अर्थात गर्भाशय। अब देखिए हमने ये इसका पॉइंट पढ़ लिया, हमने इसका अंडाशय पढ़ लिया, अंडाशय के बाद इससे भाग ये टच था तो इससे हमने पढ़ लिया ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, फिलोपियन नलिका। अब जो हमारा थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट को हम कहते हैं गर्भाशय। ये जो मादा जनन तंत्र होता है ना, मादा जनन तंत्र का सबसे मेन पार्ट होता है, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय। इसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय। गर्भाशय में पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो होता है ना, मादा जनन तंत्र का सबसे मेन पार्ट होता है, अर्थात ये मादा जनन तंत्र का सबसे मुख्य भाग होता है, ठीक। ये मादा जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है, ये मादा जनन तंत्र का क्या होता है, ये मादा जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है। अगर बात करें कि इसकी लंबाई कितनी होती है, जैसे कि आपने देखा था कि जो हमारे अंडाशय की लंबाई थी लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी थी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी थी और 0.8 सेंटीमीटर क्या थी, ये मोटी थी। वैसे ही जो हमारा गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय लगभग याद रखेगा कि जो गर्भाशय होता है ये लगभग 7.5। इसके लिए कभी कभी ना मतलब ना ये पता है बोर्ड खराब है, इसके चलता ही नहीं है, नया लाने पर भी ना, अभी मतलब ये नया था, उस दिन 2-3 दिन हुआ मंगाई थी, 4-5 दिन हुआ, चल ही नहीं रहा है, क्या करूँ, चेंज करना पड़ेगा, ठीक। ये क्या होता है, जो हमारा गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय लगभग 7.5 सेंटीमीटर का होता है, ये लंबा होता है। ये क्या होता है, 3.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके साथ याद रखेगा कि ये लगभग 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और लगभग ये 3 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक। क्या, ये 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। अब याद कैसे करें कि जो मतलब अंडाशय इतना मीटर लंबा, इतने मीटर चौड़ा, इतना मीटर है। देखिए आप देखिए होगे कि जो ना, इसको तो नॉर्मली याद कर लीजिएगा कि 3 गो लंबा, 2 गो चौड़ा और इतनी मतलब 0.16 सेंटीमीटर मोटा। लेकिन इसको याद करने का देखिए, इसमें बस लंबाई की याद रखिएगा, ठीक। इसमें बस लंबाई की याद रखिएगा, ठीक। ये लंबाई कितनी है इसकी, लगभग 7.5 सेंटीमीटर है। इसके लास्ट में का है 5, तो याद रखिएगा कि ये जो लंबा होता है ना, मतलब ये लंबा तो 7.5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जो चौड़ा होता है इसके लास्ट में 5 से होता है, ये का 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3 सेंटीमीटर वैसे ही घुमा फिरा के याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक। ये हमने देख लिया। इसके बाद देखिए आप ना, आपसे कोई पूछे कि बताइए कि ऑब्जेक्टिव बनता है कि बताइए कि जो मादा जनन तंत्र होता है ना, मादा जनन तंत्र में कौन सा ऐसा भाग होता है जो उल्टी नाशपाती के समान होता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे मादा गर्भाशय होता है ना, ये उल्टी नाशपाती के समान एक संरचना होती है, ठीक। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा कि यह एक उल्टी नाशपाती के समान संरचना होती है। यह एक उल्टी नाशपाती के समान क्या होती है, के समान संरचना होती है, समान संरचना होती है, संरचना होती क्या होती है, संरचना होती है। इसके बाद देखिए आप देखते हो कि जो पूरा बच्चा होता है, पूरे बच्चे का जो जन्म स्थल अर्थात उसके पालन पोषण की जो प्रक्रिया होती है वह गर्भाशय में ही संपन्न होती है। तो याद रखिएगा कि जो बच्चे का पालन पोषण वास्तविक रूप से होता है ना, वह गर्भाशय में होता है। भ्रूण से लेकर जब तक 9 माह तक नहीं होता, जब तक उसका पूरा मतलब जब तक उसका पूरा विकास नहीं हो जाता है, जब तक वह मतलब जिस स्थान पर रहता है वह हमारा गर्भाशय होता है। अर्थात कहिएगा कि जो मतलब जो बच्चे का प्रवर्धक प्रक्रिया होती है ना, वह गर्भाशय में ही संपन्न होती है। ऐसे कह लीजिए कि जो बच्चे का रोपण होता है ना, ये हमारे गर्भाशय में ही संपन्न होती है, ठीक। ये कहाँ होता है, ये गर्भाशय में क्या होता है, हमारे बच्चे का रोपण होता है, बच्चे का रोपण होता है, जो 9 महीने बाद परिपक्व होकर माता के योनि से शरीर से बाहर निकल आता है, मतलब धरती पर चला जाता है। ये क्या हुआ, हमारा गर्भाशय। गर्भाशय में और कुछ पॉइंट छूट रहा है अभी मतलब जब आपको राजधर्म पढ़ाऊंगी ना तब समझ में आएगा। ये जो इसका मादा जनन तंत्र, ये हमारा गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय की ये जो दीवारें होती है ना, यही मोटी हो जाती है। जब ये मोटी हो जाती है ना तो कट कट के गिरने लगती है। तो यही हमारी क्या होती है, जब वो मतलब चूंकि यह मादा जनन तंत्र है तो इसमें ब्लड आएगा, तो ब्लड के माध्यम से वो शरीर से बाहर निकलने लगती है। इसके देखिए अब यहाँ पर आपके माइंड में एक मतलब क्वेश्चन बन रहा होगा कि देखिए जब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब मादा जनन तंत्र है, यहाँ पर बच्चे का रोपण हो रहा है, तो ये तो नहीं है ना कि गर्भाशय ही भोजन को बना रहा है, गर्भाशय ही भोजन को कूट रहा है, खा रहा है, पीस रहा है, बच्चों को दे रहा है, नहीं है ना। क्योंकि भोजन को पचाने के लिए, चबाने के लिए, खाने के लिए एक जो हमारा पाचन तंत्र विकसित है। अब यहाँ पर जनन तंत्र तो नहीं है कि मतलब जनन तंत्र पाचन तंत्र तो नहीं है कि वो डायरेक्ट पोषण को प्राप्त कर लेगा। तो याद रखेगा कि जो बच्चा होता है ना, बच्चे को जो पोषण की प्राप्त होती है गर्भाशय में, वो प्लेसेंटा के द्वारा होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आपारा। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव कि बताइए कि जो बच्चा होता है, बच्चे को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है, माँ के किस स्थान से प्राप्त होता है। तो कहिएगा कि जो प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा माँ को जो बच्चा होता है, बच्चे को जो पोषण होता है, पोषण प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। और हिंदी में से हम कहते हैं अपारा। क्या कहते हैं, अपारा। ये दिखाई नहीं दे रहा है ना,
ये बहुत मेन पॉइंट है, याद रखिएगा। क्या होता है हमारा प्लेसेंटा, क्या होता है प्लेसेंटा। सेंटा याद रखिएगा। 25 अक्टूबर मतलब 25 सितंबर आता है, क्या होता है दिसंबर आता है ना, सेंटा नहीं बनते हैं, वैसे याद रखिएगा प्लेसेंटा। ये बच्चे को पोषण करने की मतलब यहाँ से बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। ये हमारा क्या हुआ गर्भाशय। इसके बाद हमारा जो सेकेंड मतलब जो लास्ट पार्ट आता है इसे हम कहते हैं योनि। क्या कहते हैं योनि, इसे हम क्या कहते हैं योनि, इसे हम क्या कहते हैं योनि। योनि भी याद रखिएगा ना कि यह लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी होती है। जैसे हमारा जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय के समान ही ये लगभग 7 सेंटीमीटर का होती है, लंबी होती है। यह 7 सेंटीमीटर लंबी का होती है, यह एक 7 सेंटीमीटर लंबी का होती है, यह एक संरचना होती है। ये क्या होती है लगभग ये 7 से 10 सेंटीमीटर, या बस कह लीजिए ना, मतलब बस में जैसे गर्भाशय होता है जितना हमारा उतना ही लंबा हमारी योनि होती है। लगभग ये 7 सेंटीमीटर होता है, तो ये 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर का होती है, लंबी होती है। यह एक नली के समान संरचना होती है जो सॉरी, अगर बात करें कि जो हमारी योनि पाई कहाँ जाती है, तो ये योनि नहीं होती, योनि छिद्र होती है। जो हमारे मूत्र छिद्र मतलब जो हमारा मूत्राशय होता है ना, मूत्र छिद्र होता है, और जो हमारा मलाशय मार्ग होता है उसके बीच में ये पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं योनि छिद्र। इस अब योनि छिद्र का कार्य क्या होता है, तो जो प्रसव होता है ना, मतलब अर्थात जब बच्चा परिपक्व हो जाता है 9 महीने के बाद, तो जिस मार्ग के द्वारा माँ के गर्भाशय से बाहर निकलता है उसी मार्ग को हम योनि मार्ग कहते हैं। इसके अलावा ये देख रहे हो कि अब मान लीजिए कि अब कोई नर पुरुष मतलब कोई पुरुष है, नर है, अब नर से जो शुक्राणु आ रहा है, शुक्राणु को जाने के लिए मार्ग चाहिए जो जाकर के हाँ अंडाशय से संयोग करेगा। तो यहाँ पर ना मतलब योनि के द्वारा ही जो हमारा शुक्राणु होता है ये मादा जनन तंत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो यहाँ पर योनि के 2 कार्य होते हैं। पहला तो ये जो हमारा बच्चा होता है, बच्चा परिवर्त हो जाता है, अर्थात जो हमारा नवजात शिशु होता है जब इसका प्रवर्ध हो जाता है, अर्थात ये विकसित हो जाता है, विकसित होने के बाद जिस मार्ग से बाहर निकलता है वो हमारा योनि मार्ग होता है। और इसके अलावा जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु जनन तंत्र में जिस अंग के द्वारा पहुंचता है उस अंग को हम क्या कहते हैं, तो योनि छिद्र कहते हैं। ठीक, ज़्यादा मतलब डीपली नहीं, बस आपको क्वेश्चन याद रखना चाहिए कैसे लिखना है, क्या करना है। तो अगर आप ऐसे करके लिखोगे ना तभी आपको अंक बहुत अच्छे मिलेंगे। और किसी भी चीज़ को अगर टॉपिक वाइज आप लिख रहे हो ना तो वहाँ पर नंबर कटने के चांस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट है कि आपको पता है। अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ को आप एकदम घुमा फिरा के लिख रहे हो तो यहाँ पर पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। और ना जो मतलब यहाँ पर चेक करने वाले अध्यापक होते हैं, अध्यापकों को कोई भी चीज़ ना शार्ट चाहिए होती है, मतलब शार्ट नहीं, मतलब आप थोड़ा ही लिखिए लेकिन उसको पूरा परिभाषा लिखिए, ऐसा लिखिए ना उसको देख कर समझ में आ जाए कि हाँ ये बच्चा कुछ जानता है। तो लिखने का सबसे अच्छा ये तरीका होता है, किसी भी चीज़ को ना टॉपिक वाइज लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, योनि हो गया। इसके बाद देखिए, इसके अलावा ना ये भी देखिए कि ये जो हमारा अंडाशय होता है ना, अंडाशय स्थित कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कि जो हमारा अंडाशय होता है, अंडाशय जो होता है ना, ये जो हमारा वृक्क होता है ना, वृक्क के नीचे स्थित होता है। और जो हमारी श्रोणि मेखला होती है, अब बात करते हैं कि जो श्रोणि मेखला आखिर होती क्या है, तो याद रखिएगा कि जो कमर की हड्डी होती है ना, कमर की हड्डी को श्रोणि मेखला कहा जाता है। तो श्रोणि मेखला के नीचे ये हमारा क्या पाया जाता है, अंडाशय की स्थिति होती है, अर्थात अंडाशय पाया जाता है। अब इसमें कौन सा पार्ट है, इसके बाद ना कुछ सहायक ग्रंथियां देख लीजिए। सहायक ग्रंथि में हमारी आती है पेरिनियल ग्रंथि, और एक और ग्रंथि होती है, एक और ग्रंथि को हम कहते हैं बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक, सहायक ग्रंथियां में याद रखिएगा 2 ग्रंथियां होती हैं। ठीक, इसे मेन पॉइंट ये इसे याद करिएगा या मत करिएगा, लेकिन याद रखिएगा। अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छा है, नंबर पाना है तो किसी भी चीज़ को अगर विस्तार में लिख रहे हो, अच्छे से लिख रहे हो तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो याद रखिएगा कि सहायक ग्रंथियां में मतलब जो मादा जनन तंत्र होता है ना, मादा जनन तंत्र में 2 सहायक ग्रंथियां होती हैं। इसमें जो हमारी पहली ग्रंथि होती है, पहली ग्रंथि को हम कहते हैं पेरिनियल ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि। और जो हमारा सेकेंड होता है, सेकेंड को हम क्या कहते हैं, बार्थोलिन ग्रंथि। इसे हम क्या कहते हैं, बार्थोलिन, ये क्या होती है हमारी बार्थोलिन ग्रंथि। अब बात करते हैं कि जो पेरिनियल ग्रंथि या ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा जो हमारी पेरिनियल ग्रंथि होती है ना, ये हमारी योनि छिद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, योनि छिद्र में पाई जाती है। और जो हमारी बार्थोलिन ग्रंथि होती है ना, ये हमारे मतलब ना ये योनि के आसपास पाई जाती है, मतलब ये योनि छिद्र में नहीं पाई जाती है बल्कि योनि के आसपास पाई जाती है। ये क्या पाई जाती है, ये योनि के आसपास पाई जाती है। ठीक, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो मादा जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र में 2 सहायक अंग, जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, इसमें हमारी पहली ग्रंथि होती है पेरिनियल ग्रंथि, और जो सेकेंड ग्रंथि होती है बार्थोलिन ग्रंथि होती है। जो हमारी पेरिनियल ग्रंथि होती है, पेरिनियल ग्रंथि जो होती है ये योनि छिद्र में पाई जाती है, और जो हमारी बार्थोलिन ग्रंथि होती है ये हमारे कहाँ पाई जाती है,
योनि के आसपास पाई जाती है। और ये क्या हुआ, हमारा जो अंडाशय होता है, अंडाशय में 2 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें जो हमारी पहली ग्रंथि होती है इसे हम एस्ट्रोजन ग्रंथि कहते हैं, और जो हमारी सेकंड ग्रंथि होती है, सेकंड ग्रंथि को कहते हैं प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि कहते हैं। मानव जनन तंत्र का सबसे मेन पार्ट होता है हमारा गर्भाशय। गर्भाशय जो होता है ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और लगभग ये 3 सेंटीमीटर का होता है, मोटा होता है। ये मानव जनन तंत्र का ये मुख्य भाग होता है। यह जो होता है ये उल्टी नाशपाती के समान एक संरचना होती है। ये क्या करता है, तो जो बच्चे को मतलब पालन पोषण करने की इसमें प्रक्रिया संपन्न होती है, अर्थात बच्चे का परिपक्वन इसी संपन्न होता है। जो बच्चे को पोषण प्राप्त होता है वह प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक, और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें 2 परतें पाई जा रही हैं। तो इस परत को हम कहते हैं अंतः परत, इसे हम क्या कहते हैं, अंतः परत। और जो हमारा ये पार्ट होता है ना, इसे पर कहते हैं मायोमेट्रियम कहते हैं, इसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इसे हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम। इसमें मतलब देखिए यहाँ पर 2 पार्ट होता है ना, तो 2 पार्ट को, पहले पार्ट को अंतर्भाग कहते हैं, जो दूसरा होता है दूसरा को हम मायोमेट्रियम कहते हैं। इसको बनाने का सबसे इजी तरीका, ठीक, देखिए बस 1 मिनट लगेगा, देख लीजिए। यहाँ पर ना बस ऐसे कीजिए, यहाँ से ऐसे कीजिए, चल भी नहीं रहा, यहाँ से ऐसे कीजिए, ठीक, और बस यहाँ से ऐसे कर लीजिए, हो गया। इसको बस आप ऐसे भी छोड़ दोगे ना तब भी आपको नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकते, बस आप ऐसे करके, लेकिन नंबर अच्छे चाहिए ना, तो बस ऐसे हो गया ना। यहाँ पर बस थोड़ा सा ना इसको ऐसे बढ़ा लीजिए, इसको वैसे, इसको वैसे, यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ चल भी नहीं रहा है यार, तो जान दीजिए, अगले पार्ट में देख लेंगे। अगर बनाना चाहते हो ना तो इसको इधर बस जाकर ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक। और यहाँ से ना ऐसे इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा लेकर इसको ऐसे कर दीजिए, इसमें 2 को पार्ट कर दीजिए, आपका गर्भाशय एकदम मतलब परफेक्टली तैयार हो जाएगा, ठीक। इसके लिए चलो, तो बहुत अच्छा बना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको जो हमारा जनन तंत्र है आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आपके 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है, तो 1-2 बार तैयार कीजिएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। मतलब यहाँ पर आप ना स्टेप लिखिएगा ना तो बहुत अच्छे से आपको नंबर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।